Assalamu alaikum everyone. How are you? The screen is visible. Good. Is anyone else going to join or should we start? बिकॉज जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे फिर उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी तो उनकी फिर जो क्रेडिट आवर्स हैं वो पूरे नहीं होंगे फिर उनका अटेंडेंस का इशू आ जाएगा. एनीवेज लास्ट टाइम हमने SQ4R की स्ट्रेटजीज की थी और क्रिटिकल रीडिंग की. वो क्लियर हैं आप लोगों को? एनी कन्फ्यूजन? अगर कोई भी इशू है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू इंटेंसिव रीडिंग. Good. Then let's move on to intensive reading. So intensive reading is basically reading जिसमें हम क्या करते हैं कि हम हर डिटेल जो है टेक्स्ट की उसको हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. तो इसलिए हम रीडिंग जब करते हैं तो हम टेक्स्ट को इतना केयरफुली रीड करते हैं सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द टेक्स्ट. यानी हमारा पर्पस स्किमिंग और स्कैनिंग की तरह सिर्फ मेन आइडिया या सिर्फ सर्टन डिटेल्स या सर्टन पॉइंट्स को स्टडी करना या एनालाइज करना नहीं होता. हमारा पर्पस क्या होता है कि हम एक एक डिटेल जो है टेक्स्ट की वो उसको अंडरस्टैंड करें. कोई भी डिटेल ऐसी ना हो जो हमसे मिस हो जाए या हम किसी को कोई ऐसी डिटेल ना हो जिसको हम अंडरस्टैंड ना कर पाएँ. सो ये स्ट्रैटेजी जो है ये किस तरह के मटेरियल को स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होती है जब हम ऐसे कम्प्लेक्स मटेरियल्स को स्टडी कर रहे हों जिनके अंदर जो मटेरियल है वो बहुत कम्प्लेक्स हो, बहुत एडवांस लेवल का हो, जिसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो. जैसे एकेडमिक पेपर्स होते हैं यानी जो रिसर्च स्कॉलर्स ने रिसर्च करके अपने पेपर्स लिखे होते हैं, रिसर्च पेपर्स. फिर जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे डिफरेंट जो मशीनरीज होती हैं, मशीन्स होती हैं, वो जिस तरह से काम करती हैं तो उनको उनके प्रोसीजर्स के हवाले से जो बुक्स लिखी जाती हैं दे आर ऑल्सो नोन एज technical documents. So that can also be basically understood by with the help of इंटेंसिव रीडिंग. फिर आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें भी अक्सर ऐसा मटेरियल होता है जब आप उसको फर्स्ट टाइम रीड करते हैं तो आपको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी होती है. तो जब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं और एक एक डिटेल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एवरी लाइन एवरी वर्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, देन वी कैन मेक श्योर कि हमें उस मटेरियल का एक एक एस्पेक्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है. सो इंटेंसिव रीडिंग जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम एक एक डिटेल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. और ये यूज़ कब की जाती है? जब हम एकेडमिक पेपर्स को स्टडी कर रहे हों, जब हम टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर रहे हों, जब हम टेक्स्ट बुक्स को स्टडी कर रहे हों. इन अदर वर्ड्स जब हम कम्प्लेक्स मटेरियल को स्टडी कर रहे हों. सो डेफिनेशन और इसका जो पर्पस है या जो इसकी यूज़फुलनेस है, आई होप वो क्लियर हो गए हैं दोनों पॉइंट्स आपको. ओके देन हम इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं, मीन्स के इसके स्ट्रेटजीज क्या हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं इंटेंसिव रीडिंग के. मीनिंग इफ़ यू गेट अ क्वेश्चन दैट हाउ टू डू इंटेंसिव रीडिंग, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, इफ़ यू गेट द क्वेश्चन दैट व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, सबका एक ही आंसर है. ठीक है. फर्स्ट स्टेप क्या है? रीड स्लोली. कि हम तेज तेज नहीं पढ़ते, हम स्लोली
अपना टाइम लेते हैं, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, एक एक पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड। हम जल्दी नहीं करते, हमें ये नहीं होता कि हम बस जल्दी जल्दी एक दो तीन या जितने ज़्यादा पेजेस पढ़ सकते हैं पढ़ लें। हमारा मेन पर्पस क्या होता है? अंडरस्टैंड करना। तो चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, हम जब तक एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, हम आगे मूव नहीं करते। जैसे स्किमिंग और स्कैनिंग में होता है ना कि नहीं समझ आ रहा तो हम आगे मूव कर जाते हैं कि मज़ीद पढ़ने से क्लैरिटी आ ही जाएगी। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में हम ऐसा नहीं करते। इंटेंसिव रीडिंग में हमें जब तक पिछला पॉइंट क्लियर ना हो जाए, हम फॉरवर्ड मूव नहीं करते, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। सेकेंड स्टेप इसका क्या है कि हम इसमें वोकेबलरी को फोकस करते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस को अंडरस्टैंड करने पर हमारा पूरा कंप्लीट फोकस होता है और हर वर्ड और हर फ्रेज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जिससे पिछली स्ट्रेटजीज थी उसमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी वर्ड या फ्रेज का मीनिंग नहीं आ रहा तो हम कॉन्टेक्स्ट से उसको गेस करने की या इन्फर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको उस वर्ड या फ्रेज का मीनिंग नहीं आ रहा तो पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेने के बाद मीनिंग समवट आप समझ ही जाते हैं। किसी ना किसी हद तक आपको आइडिया हो ही जाता है कि इस वर्ड या फ्रेज का क्या मीनिंग हो सकता है। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में आप हर वर्ड और हर फ्रेज का मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ना समझ में आ रहा हो तो डिक्शनरी से फाइंड आउट करते हैं, किसी से पूछते हैं, बट यू मेक श्योर कि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाए। सो दैट इज़ व्हेन यू आर डूइंग इंटेंसिव रीडिंग। फिर हाईलाइट की इंफॉर्मेशन, कि जहाँ जहाँ हमें कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नज़र आता है, कोई डेफिनेशन नज़र आती है, कोई एग्जांपल नज़र आती है तो हम उसको हाईलाइट करते हैं। चाहे हाइलाइटर से करें, चाहे उसको पेन या पेंसिल से अंडरलाइन करें, चाहे हम उसके गिर्द ब्रैकेट्स बनाएं, कोई भी मेथड यूज़ करें, लेकिन हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं पढ़ते हुए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम रीड कर रहे हों या नेक्स्ट टाइम जब हम अपने नोट्स बनाने लगे तो हम उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हमें दोबारा एफर्ट ना करनी पड़े। तो पढ़ते हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होंगे उस टेक्स्ट के, उनको हम साथ साथ हाईलाइट करते जाएंगे किसी भी मेथड से जो हमारा प्रेफरेबल मेथड हो। ये इसका क्या है, थर्ड स्टेप है या थर्ड स्ट्रेटजी है इंटेंसिव रीडिंग की। एक तो आप रीड स्लोली करेंगे, देन आप वोकेबलरी को कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे, फिर आप की इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप डिफ़िकल्ट सेक्शंस को दोबारा रीड करेंगे टू मेक श्योर कि आपको पूरी की पूरी टेक्स्ट और उसका हर एस्पेक्ट कम्प्लीटली समझ में आ गया है, ताकि कहीं किसी भी सेक्शन में कोई एम्बिग्विटी या कोई डाउट बाकी ना रहे। यानी अगर लेट्स सपोज कि आप किसी अपने एक चैप्टर की प्रेपरेशन कर रहे हैं फॉर एग्जाम पर्पसेस, तो अगर आपको कोई लाइन या कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड आप क्या करेंगे, आप उसको चेक करेंगे। अब तो ऑनलाइन डिक्शनरीज अवेलेबल हैं, तो आप उसको डिक्शनरी में देख लेंगे, उसके वर्ड का मीनिंग, उस सेंटेंस का मीनिंग चेक करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको वो पैराग्राफ या उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा तो आप अपने टीचर से, अपने क्लास फेलो से उसको कंफर्म करेंगे, उसको दोबारा पढ़ेंगे, तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे। जब तक आपको वो समझ नहीं आ जाता यू विल कीप ऑन रीडिंग इट एंड यू विल मेक श्योर कि आपको वो कम्प्लीटली समझ में आ गया है। जब तक वो आपको समझ नहीं आएगा आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहेंगे। दैट इज़ नोन एज इंटेंसिव रीडिंग। और ये आइडियल किन सिचुएशंस के लिए होती है, जब आप इन डेप्थ लर्निंग करना चाह रहे हों, यानी आप किसी भी चीज़ को थॉरोली सीखना चाह रहे हों कि उसका कोई भी एस्पेक्ट रह ना जाए, और जब आप किसी भी मटेरियल को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हों। तो ये वो स्ट्रेटजी है जो उस वक्त यूज़ की जाती है जब आप किसी भी मटेरियल को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हों। अब जो हमारी इंटेंसिव रीडिंग है, आई होप वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके हमने देखने हैं एडवांटेजेस क्या हैं। ये आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, इसीलिए मैंने आपको उसके नोट्स भेज दिए हैं, बिकॉज पेपर में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेज।
कैन यू हियर मी नाउ? अब आवाज आ रही है? यस मैम। गुड। ओके, अगर कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आई विल रिपीट इट। सो अभी तक हमने एक ही एडवांटेज किया है, दैट इज़ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, और दूसरा क्या है, वोकेबलरी एक्सपेंशन। कि एक तो आपको टेक्स्ट पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और दूसरा जो कि आप वर्ड्स के मीनिंग्स को पढ़ते हैं और फिर बार बार उस टेक्स्ट के अंदर उन्हीं वर्ड्स को देखते हैं, तो ना सिर्फ नए वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता चलते हैं, बल्कि आपको वो वर्ड्स याद भी रहते हैं और लॉन्ग टर्म रिटेंशन यानी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें टेक्स्ट के अंदर बार बार देख रहे हो। तो ये जो एडवांटेजेस का क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आता है लेकिन बुक में नहीं था, दैट इज़ वाई आई प्रोवाइडेड यू इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। देन इम्प्रूव्ड ग्रामर अवेयरनेस आ जाती है आपके अंदर। और रीज़न क्या है इम्प्रूव्ड ग्रामर अवेयरनेस का, कि जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करते हैं, वर्ब फॉर्म्स को देखते हैं, कनेक्टर्स को देखते हैं, इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं ना ऑब्वियसली, तो आप हर एस्पेक्ट को देख रहे हैं टेक्स्ट के, तो आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी इन्हेंस हो रही होती है, क्योंकि अवेयरनेस से ही आपकी जो स्किल्स हैं वो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में भी ट्रांसफ़र हो रही होती है। यानी रीडिंग जब आप इंटेंसिव वे में करते हैं, ग्रामर और उसके स्ट्रक्चर्स में को नोट करते हैं, फोकस करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो वही स्ट्रक्चर्स आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक और उसका एडेड बेनिफिट है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है। ज़ाहिर बात है, आप एज रीडर आप क्वेश्चंस करते हैं, आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आप ऑथर के पर्पस और आर्ग्यूमेंट को एवेल्युएट करते हैं, तो उससे आपकी एनालिटिकल और इंटरप्रेटेटिव जो स्किल्स हैं, यानी चीज़ों को इंटरप्रेट करने की जो स्किल्स हैं वो इन्हेंस होती हैं। आप रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को, आप क्रिटिकली उनको देखते हैं, आप सिर्फ बस पढ़ के बस छोड़ नहीं देते, आप उन पर गौर करते हैं, उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्या सही है क्या गलत है, उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एनहेंस होती है। सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। फिर इससे आपकी रीडिंग एक्यूरेसी बढ़ती है। रीडिंग एक्यूरेसी मतलब ये कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको आप सही तरह से पढ़ते हैं, यानी स्किमिंग और स्कैनिंग की बजाय, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप पूरा नहीं पढ़ रहे ना टेक्स्ट को गौर से, तो आप कुछ कुछ पार्ट्स को देख रहे हैं, तो हो सकता है जो आपने देखा वो पूरा ना देखने की वजह से आप मिसअंडरस्टैंड कर जाएं। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई चांस ही नहीं रहता। तो दैट मीन्स कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आप एक्यूरेटली पढ़ रहे हैं और एक्यूरेटली अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
तो आपकी जो एकेडमिक रीडिंग है, जो आपकी एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन है, अगर आप कोई प्रोफेशनल टास्क कर रहे हैं यानी किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा एक्यूरेट होंगे अपने कामों में। वाई? बिकॉज यू आर डूइंग इंटेंसिव रीडिंग, और आपकी इंटेंसिव रीडिंग की हैबिट की वजह से आपका मिसअंडरस्टैंड करने का और गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने का चांस भी कम हो जाएगा, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, दैट इट एनहेंसेस योर रीडिंग एक्यूरेसी। फिर लैंग्वेज प्रोडक्शन जो है उसको सपोर्ट मिलती है। ज़ाहिरी बात है, जितने ज़्यादा आप आइडियाज़ की ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस करते हैं, आप सेंटेंसेस की ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस करते हैं, आप जितना ज़्यादा वर्ड्स और मीनिंग्स पे फोकस करते हैं, उतनी ही आपकी अपनी नॉलेज जो है वो बढ़ती है। और जब आप खुद लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है आपका खुद का लैंग्वेज यूज़ भी अच्छा हो जाता है। लैंग्वेज आपको जैसे हम सुनते हैं तो सुन के हम बोलना सीखते हैं, वैसे ही पढ़ के हम लिखना सीखते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम लैंग्वेज रीडिंग के थ्रू हम लैंग्वेज के कांटेक्ट में आएंगे, उतनी ही हमारी लैंग्वेज की प्रोडक्शन भी अच्छी होती जाएगी। तो जितनी इंटेंसिव रीडिंग होती है, उतनी ही इंसान की जो लैंग्वेज प्रोडक्शन है वो भी अच्छी होती जाती है। एंड ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप टेक्स्ट को माइन्यूटली स्टडी करते हैं, उतनी ही आपकी उनको समझने की स्पीड और एबिलिटी बढ़ती जाती है। और जो आपकी एबिलिटी बढ़ती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आई कैन अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट थिंग्स। सो आपका अपनी खुद की एबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आपको लगता है कि आप हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आप कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट से घबराते नहीं हैं, आप एकेडमिक आर्टिकल से डरना छोड़ देते हैं, आप फॉर्मल रिपोर्ट्स और लिटरेचर से डरना छोड़ देते हैं। और ओवर टाइम ये जो कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस डेवलप होती है, उससे आपके अंदर ये स्किल डेवलप होती है कि आप खुद से चीज़ें इंटरनेट से या लाइब्रेरी से या कहीं से भी बुक्स से निकाल के खुद से पढ़ के अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं। और आप फिर दूसरों की एक्सप्लेनेशंस के मोहताज नहीं रहते। आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई दूसरा आपको एक्सप्लेन करे और आप फिर ही उसको अंडरस्टैंड करें। आपको पता होता है कि आप खुद भी बुक्स को, चीज़ों को, मटेरियल्स को पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे के समझाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप रिपीटेडली इंटेंसिव रीडिंग करते रहते हैं। जितनी आप इंटेंसिव रीडिंग ज़्यादा करते हैं, उतनी ही आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट बढ़ती है। और जितनी आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट बढ़ती है, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस भी बढ़ती चली जाती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। कौन कौन से 7 एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट। Number 2, vocabulary expansion. Number 3, improved grammar awareness. Number 4, enhanced critical thinking. Number 5, strengthens reading accuracy. Number 6, supports language production. And number 7, confidence in handling difficult texts. So that was our intensive reading. I hope intensive reading is clear. अगर उसमें आपको कोई भी confusion है तो you can ask, हम उसको क्लैरिफाई कर लेंगे। मरियम, आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। आप लोगों को तो आ रही है, बट मरियम वाज सेइंग कि उसको नहीं आ रही। ओके, गुड, गुड इनफ। ओके, सो एक्सटेंसिव रीडिंग, if intensive reading is clear, तो then let's move on to extensive reading. Obviously अगर दोनों words एक दूसरे से देखने में डिफरेंट हैं, यानी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, तो फिर ये प्रैक्टिकली भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सो इंटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं? बहुत डिटेल में एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है टेक्स्ट की, वो हम बहुत गौर से पढ़ते हैं। तो अगर एक्सटेंसिव रीडिंग उसके ऑपोजिट है, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे? उसका कंट्रास्ट होगा ना। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं? लार्ज सेक्शंस लेते हैं हम टेक्स्ट के, और उनको हम सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग और एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। यानी हम बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की कोशिश नहीं करते, जैसे हम
इंटेंसिव रीडिंग में कर रहे थे कि हम एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक फ्रेज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। एक्सटेंसिव रीडिंग में हम बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जैसे पूरे पूरे नॉवेल्स, पूरी पूरी बुक्स को हम पढ़ते हैं। लेकिन पर्पस क्या होता है? बस जनरली ओवरऑल एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना और बस उसको एंजॉय करना। यानी लर्निंग हमारा पर्पस या उसको याद रखना हमारा पर्पस नहीं होता। तो इंटेंसिव रीडिंग हम कब करते हैं? यूजली एजुकेशनल सेटिंग में, जब हमने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी हो, जब हमने कोई असाइनमेंट बनानी हो, जब हमने कोई थीसिस लिखना हो, कोई रिपोर्ट लिखनी हो और उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए हो, तो हम या हमने टेक्स्ट बुक पढ़ के अपने उनको अंडरस्टैंड करके आगे पढ़ना हो, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हो, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी हो, तो हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ को समझना होता है और ऑब्वियसली अंडरस्टैंड करके फिर क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग हम कब करते हैं? जब हम जनरली इंजॉय करना चाहते हैं या जनरली कुछ टॉपिक्स के ऊपर पढ़ के अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करना चाहते हैं, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। तो उसमें फिर हम इंटेंसिव रीडिंग में हम थोड़ी सी टेक्स्ट लेते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग में हम बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लेते हैं, लेकिन उसको कम वक्त में ज़्यादा सारी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, बहुत बारीकी से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या होता है? उसको एंजॉय करना। और ये स्ट्रेटजी किन चीज़ों को पढ़ने के लिए यूज़ होती है ज़्यादा? नॉवेल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। इंटेंसिव रीडिंग किसके लिए यूज़ हो रही थी? टेक्स्ट बुक्स, रिसर्च आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के लिए। एक्सटेंसिव रीडिंग किसके लिए यूज़ हो रही है? नॉवेल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स के लिए। और पर्पस क्या है? नॉट टू फोकस ऑन एवरी डिटेल बट टू एंजॉय द रीडिंग एक्सपीरियंस एंड ग्रास्प द मेन थीम्स। यानी हमारा फोकस होता है एक तो मेन थीम्स को समझना और दूसरा एंजॉय करना, सिर्फ रीडिंग को एंजॉय करना। अब प्रैक्टिस कैसे करते हैं हम एक्सटेंसिव रीडिंग को, या इसके स्टेप्स क्या होते हैं, या इसकी स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, या इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक्सटेंसिव रीडिंग की? सबसे पहले तो ये कि हम जनरल आइडिया पे फोकस करते हैं। हम कोई भी मटेरियल जब लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका मेन आइडिया क्या है, और हम एक ऐसे आइडिया का मटेरियल लेते हैं जो हमें जनरली अच्छा लगता है। जैसे अगर कुछ लोगों को कॉमेडी पसंद होती है, फ़न पसंद होता है, तो वो ऐसी बुक्स या ऐसे नॉवेल्स चूज़ करते हैं जिनमें कॉमेडी हो, फ़न हो, या ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं जिसमें फ़नी बातें की गई हों। कुछ लोगों को सीरियस सैड स्टोरीज़ पसंद होती हैं, तो वो ऐसे नॉवेल्स या ऐसे आर्टिकल्स या ऐसी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं जिनके अंदर सैडनेस हो, किसी का दुख एक्सप्लेन किया गया हो, करेक्टर्स के साथ कुछ सैड हो रहा हो, बुरा हो रहा हो। कुछ लोगों को जैसे क्राइम्स के बारे में पढ़ना पसंद होता है, तो वो न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हैं जिनमें क्राइम्स को डिस्क्राइब किया गया हो, या ऐसे नॉवेल्स पढ़ते हैं जिनमें कोई क्राइम हो रहा हो और कोई डिटेक्टिव या कोई और उन क्राइम्स को सॉल्व कर रहा हो। इन अदर वर्ड्स, आप एक मेन आइडिया, एक मेन थीम लेते हैं और उसके हवाले से आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिनको आप इंजॉय करें। और आपका मेन फोकस हर वर्ड पे नहीं होता, बल्कि ओवरऑल मीनिंग के ऊपर होता है। फिर आप रेगुलरली रीड करते हैं, यानी आप एक मखसूस टाइम साइड पे रखते हैं कि आप उसमें पढ़ेंगे। जैसे कुछ लोग रोज़ रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ते हैं एंजॉयमेंट के लिए, कुछ लोग हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ पढ़ते हैं एंजॉयमेंट के लिए, कुछ लोग हर रोज़ सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, कुछ लोग शाम को जब काम से वापस आते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, या कोई नावल या कोई बुक पढ़ रहे होते हैं। सो एक रेगुलर रीडिंग होती है ये, और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? जस्ट टू एंजॉय। सो एक्सटेंसिव रीडिंग से आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपकी रीडिंग स्पीड डेवलप होती है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एंड ऑब्वियसली वोकेबलरी और नॉलेज जो है वो आपकी बढ़ती है, उससे इम्प्रूव होती है। अब ये सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनका पर्पस क्या है? कि सारी ही स्ट्रैटेजीज़ आपको रीडिंग में हेल्प करती हैं। द पॉइंट इज़ कि आप किस टाइप की रीडिंग कर रहे हैं, उस रीडिंग का पर्पस क्या है, उस हिसाब से चूज़ करना कि जिस टाइप की आप रीडिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से आप राइट स्ट्रेटजी चूज़ करें। लेट्स सपोज कि आपको किसी एग्ज़ाम के लिए या किसी असाइनमेंट के लिए मटेरियल चूज़ करना है, तो आप स्किमिंग करेंगे पहले, ताकि आप ये डिसाइड करें कि कौन सा मटेरियल काम का है। तो
तो उसको सेपरेट करने के लिए आप सिर्फ स्किमिंग करेंगे। अगर आप कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हैं तो आप सिर्फ स्कैनिंग करेंगे। अगर आपने किसी भी मटेरियल को, जैसे कोई पोएम है, कोई नॉवल है, कोई स्टोरी है, और उसके ऊपर आपने एक क्वेश्चन का आंसर करना है जिसमें उसके हर एंगल को आपने एनालाइज करके अपना आंसर लिखना है, तो आप क्रिटिकल रीडिंग करेंगे। अगर आपने किसी मटेरियल के ऊपर बहुत एक डिटेल्ड हर एस्पेक्ट से एक जो है आंसर प्रोवाइड करना है, जैसे एक रिसर्च आर्टिकल लिखना है या अगर आपने कोई थीसिस लिखना है, तो आप SQ4R की स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर आपने एग्ज़ाम्स के लिए मटेरियल प्रिपेयर करना है या अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपनी टेक्स्ट बुक से, कोई मतलब ये कि आप घर पे खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपने कोई चैप्टर या कोई क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, तो आप इंटेंसिव रीडिंग करेंगे। इसी तरह से अगर आप ऐसे इंजॉयमेंट के लिए कोई नॉवल, कोई डाइजेस्ट, कोई न्यूज़पेपर उठा के पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे। तो कोई भी जो स्ट्रैटेजी है वो पर्पस के पॉइंट के हिसाब से सूटेबल या अनसूटेबल होती है। इन इटसेल्फ कोई भी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली सूटेबल या अनसूटेबल नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप रीडिंग कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप उसके लिए सूटेबल या अनसूटेबल स्ट्रैटेजी को चूज़ करेंगे। ओके, अब हमारे जो रह गए थे एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। ये भी आपको पेपर में आते हैं बट अगेन आपकी बुक में नहीं दिए गए, सो यू विल यूज़ द नोट्स जो मैंने आप लोगों को भेज दिए थे परसों। So let's have a look at advantages of extensive reading. First advantage is that it builds overall reading fluency. Reading fluency का मतलब क्या होता है कि आपकी रीडिंग स्पीड डेवलप हो जाती है, आप ज़्यादा तेज़ी से पढ़ते हैं, ज़्यादा स्मूथली पढ़ते हैं, और आपकी जो कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग होती है रीडिंग मटेरियल की वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जो लोग बिल्कुल रीडिंग नहीं करते, मतलब सिवाय क्लासरूम के अंदर रीडिंग के या पेपर के लिए याद करने के अलावा बिल्कुल भी रीडिंग नहीं करते, उनकी रीडिंग स्पीड और रीडिंग कंप्रीहेंशन प्लेयर रीडिंग करने वालों की निस्बत बहुत कम होती है। उनकी लैंग्वेज की कमांड भी उन लोगों की निस्बत कम होती है, उनकी वोकेबलरी और थॉट्स को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी भी प्लेयर रीडिंग करने वालों की निस्बत कम होती है, बिकॉज ऑब्वियसली उनका जो एक्सपीरियंस या कांटेक्ट है लैंग्वेज के साथ और उसके यूजेस के साथ वो कम होता है। So first advantage is that it builds overall reading fluency. That means that those readers who read large amounts of text, they become faster readers, they can read more smoothly, their comprehension becomes better, and they become a natural rhythm and become more confident readers. Then obviously your vocabulary develops naturally. In intensive reading आपकी vocabulary build होती है, लेकिन उसके लिए आपको एक conscious effort कर रहे होते हैं, आप कॉन्शियसली देख रहे होते हैं कि अच्छा ये वर्ड्स हैं, इनके मुझे मीनिंग्स नहीं आते, इनके मीनिंग्स मैंने डिक्शनरी में देखने हैं। जब आप एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप बस पढ़ते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही पता, बार बार जब कोई वर्ड यूज़ हो रहा होता है तो उसकी कॉन्टेक्स्ट से आपको खुद ही आइडिया होने लग जाता है कि अच्छा इस वर्ड का ये मीनिंग होगा, अच्छा ये वर्ड इन इन मीनिंग्स में यूज़ होता है। तो उससे आपकी वोकेबलरी नेचुरली बिल्ड होती है, आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। आप पढ़ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और वोकेबलरी खुद ब खुद बिल्ड होती जा रही है। तो ये एक नेचुरल बेनिफिट है जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी करनी नहीं पड़ रही। सो एज अ रीडर यू आर coming across words repeatedly and those words are being used in different contexts. So आपकी जो vocabulary growth है वो effortless भी है, long lasting भी है और continuous भी है। और ये contextual learning है, तो उसमें ये है कि आपकी जो words के जो different aspects में उसके uses हैं उसकी understanding भी naturally और automatically develop हो रही है। उसके लिए भी अगेन आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। फिर आपकी जनरल लैंग्वेज स्किल्स भी इससे डेवलप होती हैं। आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, आप बार बार ग्रामर से कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर से कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप किसी और की राइटिंग पढ़ रहे हैं, राइटिंग स्टाइल्स को पढ़ रहे हैं, तो आप खुद भी उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब आप खुद लिखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उन राइटिंग स्टाइल्स को और उन इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को जो आप दूसरों की राइटिंग से एब्जॉर्ब कर रहे थे,
आप अनकॉन्शियसली जब खुद लिखते हैं या खुद बोलते हैं, बात करते हैं, तो आप भी उन स्ट्रक्चर्स को, उन वोकेबलरी आइटम्स को ऑटोमेटिकली यूज़ करते हैं। जब आप उनको यूज़ करते हैं तो आपकी खुद की जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती चली जाती हैं। इंटेंसिव रीडिंग में आप कॉन्शियसली ये चीज़ें डेवलप करते हैं, मेहनत करके, एफर्ट करके डेवलप करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग में ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहती हैं और आपको उसके लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। देन कम्प्रीहेंशन स्किल्स बढ़ती हैं। ज़ाहिर बात है, आप मेन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, थीम्स को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, चाहे आप प्लेयर के लिए भी कोई चीज़ पढ़ रहे हों, उसको अंडरस्टैंड तो कर रहे होते हैं। तो उससे आपकी कम्प्रीहेंशन स्किल्स खुद ब खुद डिवेलप होती जाती हैं। फिर इंडिपेंडेंट लर्निंग डिवेलप होती है आपकी, मीनिंग आप, चूँकि आप एक्सटेंसिव रीडिंग प्लेयर के लिए कर रहे हैं तो आप किसी और से इंस्ट्रक्शंस तो नहीं ले रहे, ना किसी के पास बुक उठा के जा रहे हैं कि मुझे ये समझा दें या मुझे एक्सप्लेन कर दें। आप हर चीज़ को खुद समझ रहे हैं, खुद अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मटेरियल भी आप खुद ही सिलेक्ट कर रहे हैं कि मैंने कौन सा नावल पढ़ना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी सुननी है, कौन सी नहीं देखनी। आप खुद से ऑटोनॉमसली चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं। आपकी मोटिवेशन भी पर्सनल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पर्सनल है, तो आपके अंदर एक इंडिपेंडेंट लर्निंग की एबिलिटी डेवलप होती है। फिर कल्चरल अवेयरनेस डेवलप होती है, क्योंकि जो रीडिंग मटेरियल्स होते हैं वो एक सोर्स से नहीं आते। नॉवेल्स भी डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं, आर्टिकल्स भी डिफरेंट कंट्रीज़ से आते हैं, स्टोरीज़ भी डिफरेंट कंट्रीज़ से आती हैं, तो उससे आपको डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ का पता चलता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, यानी जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, यानी नुक्ताए नज़र होते हैं डिफरेंट लोगों के, उनसे आपका वास्ता पड़ता है। डिफरेंट जगहों की जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, उनके बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। जैसे लेट्स सपोज यू आर रीडिंग अ नॉवल that is written by a Chinese writer and the characters are also living in China, तो उस नावल को पढ़ के आपको चाइना के अंदर लाइफ कैसी होती है उसके बारे में इतना कुछ पता चल जाएगा और आपको उसके लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। इफ़ यू रीड अ नॉवल दैट इज़ सेट इन अफ्रीका, तो अगेन आपको अफ्रीकन कल्चर, वहाँ के लोगों के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी उस स्टोरी को पढ़ते हुए, उसको एंजॉय करते हुए, और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपका जो विजन है वो भी ब्रॉड हो जाएगा। आप अपने उस लिमिटेड सी सोसाइटी और लिमिटेड से कल्चर से निकल के ये अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे कि दुनिया में लोग डिफरेंट वेज में रहते हैं, डिफरेंट वेज में सोचते हैं, उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, और कितनी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं और हो सकती हैं। तो आपकी कल्चरल अवेयरनेस भी बढ़ती है और आपका जो विजन है वो भी ब्रॉड होता है। और इससे आपकी लाइफ लॉन्ग रीडिंग हैबिट्स भी एनकरेज होती हैं, क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग आप सिर्फ तब करते हैं एज लॉन्ग एज यू आर अ स्टूडेंट, या किसी भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको ज़रूरत पड़ रही है, यानी आपकी मजबूरी है। जो एक्सटेंसिव रीडिंग है, चूँकि वो आप इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, तो वो आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी रीडिंग हैबिट है जो पूरी ज़िंदगी मेंटेन की जा सकती है। एंड ऑब्वियसली इससे एंग्जाइटी कम होती है, क्योंकि आप डरना छोड़ देते हैं नए मटेरियल से। आपका डर कम हो जाता है कि पता नहीं मैं पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ। यू बिकम लेस फियरफुल ऑफ रीडिंग एंड written materials, and you become more confident about your own learning and your ability to learn new things. So ये एक और इसका advantage है. So there are 8 advantages to extensive reading. Number 1, it builds overall reading fluency. Number 2, it expands vocabulary naturally. Number 3, it improves general language skills. Number 4, it enhances comprehension skills. Number 5, it promotes independent learning. Number 6, it develops cultural awareness. Number 7, it encourages lifelong reading habits. Number 8, it reduces anxiety and increases confidence. Then another question that comes in your exam, and again it is not present in your book, is comparison between extensive and intensive reading. यानी दोनों टाइप्स ऑफ रीडिंग्स का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन। एडवांटेजेस दोनों के क्लियर हो गए? अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।
पॉइंट्स क्लियर हैं? लास्ट पॉइंट है दोनों का कंपैरिजन, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट करना है एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द कंपैरिजन। अब 20-20 मिनट की क्लासेस तो नहीं लेंगे ना बेटा जी? उसको रीड करें, आप लोग पूछ लें फिर अगर कुछ नहीं समझ आता तो। बहरहाल जो दोनों का कंपैरिजन है उसमें जो पर्पस और फोकस है, तो जो एक्सटेंसिव रीडिंग है उसका जो पर्पस होता है वो होता है जनरल रीडिंग फ्लुएंसी डेवलप करना और ओवरऑल लैंग्वेज एक्सपोजर। ये ज़्यादा बड़े बड़े मटेरियल्स को फोकस करता है, यानी आप ज़्यादा बड़े मटेरियल्स को एक टाइम पे पढ़ते हैं। और मेन पर्पस क्या होता है? प्लेयर या फिर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। इसका पर्पस क्या होता है या गोल क्या होता है? स्पीड को इम्प्रूव करना, कंप्रीहेंशन को इम्प्रूव करना एंड ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना। इंटेंसिव रीडिंग उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो उसका फोकस क्या होता है? डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लेकिन शॉर्टर टेक्स्ट की। इसमें आप बहुत बड़ी बड़ी टेक्स्ट एक टाइम पे नहीं पढ़ते। फिर इसमें आपको केयरफुल अटेंशन देनी होती है वोकैबुलरी, ग्रामर और स्पेसिफिक आइडियाज़ पे। और इसका पर्पस क्या है? लैंग्वेज को बहुत क्लोजली एनालाइज करना और एक एक पार्ट जो है टेक्स्ट का उसको अंडरस्टैंड करना। दूसरा डिफरेंस किस में है? टाइप ऑफ रीडिंग मटेरियल में। एक्सटेंसिव रीडिंग में लॉन्ग, एंजॉयबल और इजी टेक्स्ट होती हैं, जैसे स्टोरी बुक्स, ग्रेडेड रीडर्स, मैगजीन्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स। और ये जो मटेरियल है ये इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ किया जाता है, डिफ़िकल्टी इसमें नहीं देखी जाती। ये देखा जाता है कि रीडर की मोटिवेशन इसमें है या नहीं है। इंटेंसिव रीडिंग में शॉर्टर टेक्स्ट होती हैं, चैलेंजिंग टेक्स्ट होती हैं, एकेडमिक आर्टिकल्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, पैसेजेस होते हैं, एसेज होते हैं, एग्जाम पैराग्राफ्स होते हैं। इसमें वोकेबलरी भी कम्प्लेक्स होती है, डेंस यानी डिफ़िकल्ट आइडियाज़ होते हैं, ज़्यादा क्लोज रीडिंग की ज़रूरत होती है और इसमें कंप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चाहिए होती है। देन नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, दैट इज़ रीडिंग स्टाइल एंड टेक्निक्स। अब इंटेंसिव रीडिंग में जो हमारे जो स्टाइल और टेक्निक है वो क्या है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, यानी क्विकली पढ़ते हैं और स्मूथली पढ़ते हैं। मीनिंग्स को अक्सर हम गेस कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट से, लेकिन हम एक एक वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में जाके चेक नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली उससे हमारा फन और एंजॉयमेंट अफेक्ट हो जाएगी। तो हम ओवरऑल फ्लो और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं, हम एक एक वर्ड के मीनिंग पे फोकस नहीं कर रहे होते। इंटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं? हम स्लोली पढ़ते हैं, केयरफुली पढ़ते हैं, डिक्शनरीज को यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को भी एनालाइज करते हैं। और इसमें हम एक पूरे मेथड के साथ एक एक वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये क्या हो गया? तीसरा डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस क्या है कि दोनों जो रीडिंग्स हैं वो कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप करती हैं? एक्सटेंसिव रीडिंग में रीडिंग स्पीड डेवलप होती है, जनरल कंप्रीहेंशन डेवलप होती है, वोकेबलरी के साथ हम फेमिलराइज होते हैं और रीडिंग कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसी तरह से ओवरऑल जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी इंट्यूशन होता है कि आपके अंदर एक जनरल सेंस डेवलप होती है वर्ड्स को लेके, स्ट्रक्चर्स को लेके। और इसके साथ साथ पॉजिटिव रीडिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं। इंटेंसिव रीडिंग में एक्यूरेसी डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, वोकेबलरी की डेप्थ आती है, जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, प्रॉपर डेप्थ आती है, हम एक एक वर्ड को सही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। ग्रामर अंडरस्टैंडिंग आती है, कम्प्लेक्स आइडियाज़ को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एकेडमिक वर्क और एग्जामिनेशंस के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो डेवलप की जाती हैं। फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब एक्सटेंसिव रीडिंग का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इंजॉयबल है, उसमें आप रिलैक्स्ड रहते हैं क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी की टेक्स्ट चूज़ करते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टेक्स्ट चूज़ करते हैं, आप नेचुरली उनको पढ़ते हैं, स्ट्रेस फ्री लर्निंग होती है, आपको इस पर कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता, किसी को आंसरेबल आप नहीं होते कि कितना पढ़ा, कब पढ़ा, क्या पढ़ा, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। इंटेंसिव रीडिंग में
बहुत ये ज़्यादा डिमांडिंग होती है, मेंटली भी चैलेंजिंग होती है, लेकिन इसमें आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है और इसमें आपको प्रिसाइज रहना पड़ता है और इसमें आपकी कंप्रीहेंशन भी ज़्यादा डिटेल्ड होती है। सो आई होप रीडिंग जो स्ट्रेटजीज हैं ये आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। इनको खुद से पढ़ें और देखें, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं ताकि फिर एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने सारे करने हैं, ये अक्सर पेपर्स में आ जाते हैं। बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस भी छोटी छोटी डेफिनेशंस ही हैं, लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीडिंग, व्हाट इज़ ऑथेंटिक रीडिंग, व्हाट इज़ स्किमिंग एंड व्हेन इज इट यूज्ड, हाउ डज स्कैनिंग डिफर फ्रॉम स्किमिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्किमिंग, what is the SQ4R method, what is critical reading and why is it important, what is intensive reading, what's extensive reading, why is reading important for personal growth। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने लाजमी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। होपफुली आपका ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है ये क्लियर हो गया होगा। अब आपकी कल क्लास नहीं है बिकॉज टुमारो इज़ संडे। मंडे को आप लोगों की क्लास होगी यूनिट 1.6 की, दैट इज़ साउंड प्रोडक्शन एंड प्रोनंसिएशन। ये एक डिफ़िकल्ट यूनिट है, ध्यान से आप लोगों ने क्लास लेनी है क्योंकि अगर ये आपको समझ नहीं आया तो ये आपको याद भी नहीं होगा और पेपर में आएगा तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है, ये इससे पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं की हुई साउंड प्रोडक्शन और प्रोनंसिएशन। टोटली न्यू मटेरियल है इसके अंदर। सो तवज्जो से क्लास लें, जो चीज़ समझ ना आए उसको क्लियरली पूछें ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम उसको क्लैरिफाई कर लें। और इज़ा आपने मंडे को मुझे क्विज़ देना है, सो डोंट फॉरगेट टू बी देयर। और कोई क्वेश्चन? ऑल राइट देन, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।